नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको मेरे संग की औरतें पाठ समझा कर पढ़ाऊंगी। ये कक्षा 9 की किताब कृतिका का दूसरा पाठ है। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग ने इस पाठ में अपनी माँ, अपनी बहनें, अपनी नानी, अपनी दादी और अपनी परदादी के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार लीक से हटकर चली। उनके बारे में बहुत ही रोमांचक बातें भी लेखिका ने इस पाठ में बताई है। साथ ही लेखिका ने उस वक्त की बातें भी बताई है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। तो अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों ने आज़ादी के अंदर अपना किस प्रकार सहयोग किया, उसके बारे में भी कुछ बातें लेखिका ने यहाँ पर बताई है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें। पाठ के शुरू में लेखिका बता रही है कि लेखिका की एक नानी थी। जाहिर है सबकी ही एक नानी होती है, पर लेखिका ने उनको नहीं देखा था क्योंकि उनकी मृत्यु लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही हो गई। पर लेखिका अपनी नानी के बारे में बताती हुई कहती है कि उनकी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और घूंघट करने वाली, पर्दा करने वाली औरत थी और लेखिका की नानी के शादी के तुरंत बाद ही उनके नाना बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और जब वे विदेश से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर लौटे तो विलायती रीति रिवाज उन्होंने अपना लिए और उसी तरह जिंदगी बिताने लगे। पर लेखिका की नानी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने ढंग से ही अपनी जिंदगी जीती रही। लेखिका की नानी ने मरते वक्त अपनी 15 साल की इकलौती बेटी की शादी के लिए लेखिका के नाना के दोस्त प्यारेलाल शर्मा को घर पर बुलाया तो सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि लेखिका की नानी कभी भी पराये पुरुषों से बात नहीं करती थी। पर अब इस वक्त वो किसी पराये पुरुष से बात करना चाहती है, इसलिए सब आश्चर्यचकित हो गए। पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए लेखिका के नाना अपने दोस्त प्यारेलाल शर्मा को घर पर बुला लाए। लेखिका की नानी ने उनसे वचन लिया कि वो उनकी बेटी की शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से कर दें, क्योंकि लेखिका के नाना तो साहब की तरह जिंदगी जीते थे और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का किसी साहब से रिश्ता हो, किसी साहब से उनकी शादी हो जो अंग्रेजों की बात मानता हो। तो इस प्रकार लेखिका की माँ की शादी किसी पढ़े लिखे, होनहार तथा आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लड़के से कर दी गई। पर लेखिका की माँ को खादी साड़ी पहनना नहीं आता था, तो वो रात भर जागकर साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती। लेखिका की माँ की शादी यूं तो एक स्वतंत्रता सेनानी से कर दी गई थी, पर फिर भी उनके ससुराल में यानी कि लेखिका के दादी के घर में भी जो लोग थे, सारे घर वाले थे, वो अंग्रेजों से काफी प्रभावित थे और लेखिका के नाना तो पक्के साहब थे, इसलिए लेखिका की माँ को कोई कुछ नहीं कहता था, चाहे वो कोई काम करती चाहे ना करती। लेखिका की माँ से कोई ठोस काम नहीं करवा सकता था। उसकी एक वजह तो ये थी कि वो साहब की बेटी थी और दूसरी ये वजह थी कि उसकी माँ ईमानदार थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी और इधर की बात उधर भी नहीं करती थी। बच्चों की परवरिश लेखिका की माँ के अलावा बाकी सभी करते थे। लेखिका के पिता भी बच्चों की परवरिश में योगदान देते थे। आज़ादी का जुनून तो उनकी माँ को भी था, पर अपने तरीके से। लेखिका की माँ बीमार भी रहती थी और उनकी घर के कामों में कोई रुचि भी नहीं थी, इसलिए वो घर का काम कम ही करती थी। लेखिका की माँ का वक्त ज़्यादातर किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में जाता था, पर ये सब काम वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही करती थी। लेखिका के घर में सबको अपनी निजता बनाए रखने की छूट थी। किसी की चिट्ठी आने पर कोई नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, चाहे वो एक बहन ने दूसरी बहन को ही क्यों ना लिखी हो। लेखिका की परदादी को संग्रह ना करने का शौक था, यानी कि वो कोई भी चीज इकट्ठा करके नहीं रखती थी। जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई तो लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर ये मन्नत मांगी कि उनकी पोते की बहू को पहली संतान लड़की ही होनी चाहिए। तो भगवान ने एक एक करके 5 लड़कियां धरती पर उतार दी, यानी कि लेखिका के समेत 5 बहनें हैं। फिर लेखिका एक और रोमांचक किस्सा अपनी परदादी का बताती है। लेखिका बताती है
कि शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के सारे आदमी यानी कि मर्द जो है वो बारात में किसी दूसरे गांव गए हुए थे और जो औरतें थी वो सज धज कर राती जोगा कर रही थी यानी कि जागरण लगा रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर के कारण एक चोर सेंध लगाकर कब हवेली में घुस गया किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर था बदकिस्मत, वो जिस कमरे में घुसा उसी कमरे में लेखिका की परदादी सोई हुई थी ताकि औरतों के शोर से बचकर वो आराम कर सके। अब चोर को क्या पता था कि जिस कमरे में वो घुसेगा उसमें कोई मिलेगा। उसने तो अपना हिसाब बिठा लिया था कि जिस कमरे में वो सेंध लगाएगा उसमें कोई नहीं होगा। अब बुढ़ापे की नींद थी तो जैसे ही चोर आया वैसे ही दादी की आंख खुल गई। तो लेखिका की दादी ने पूछा, कौन? तो चोर बोला, जी मैं। अब वो ये तो कह नहीं सकता था कि मैं चोर हूँ। तो लेखिका की दादी बोली, पानी पिला, क्योंकि उनका लोटा खाली हो चुका था। अब चोर बेचारा क्या करता, पानी भरने चला गया। वहां पर उसको चौकीदार ने पकड़ लिया। फिर भी पानी लेकर आया चौकीदार के साथ। लेखिका की परदादी ने पानी पिया और उसी लोटे से उस चोर को भी पानी पिला दिया और ये बोली कि एक ही लोटे से हमने पानी पिया इसलिए तू मेरा बेटा है। अब तू चोरी कर चाहे खेती कर। उनकी इस शिक्षा को मानकर उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती बाड़ी करने लगा। तो इस तरह लेखिका की परदादी ने चोर को सही रास्ते पर लगा दिया। उनकी शिक्षा से उसने चोरी छोड़ दी। फिर लेखिका 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब की बात बताती है। तब लेखिका 9 साल की थी और बीमार थी। लेखिका को टाइफाइड हुआ था। तो सब लोग जब आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे थे तो वो भी जाना चाहती थी, पर डॉक्टर ने मना कर दिया तो वो जा ना सकी, रोने लगी। तो लेखिका के पिता ने उन्हें ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पढ़ने को दिया। उस उपन्यास का लेखिका के जीवन पर, लेखन पर और नाटकों पर काफी प्रभाव पड़ा। लेखिका की नानी, लेखिका की परदादी, लेखिका की माँ की तरह लेखिका और लेखिका की 4 बहनें भी लीक से हटकर चली। पहली बहन लेखिका से बड़ी थी, जिसके लिए दादी ने भगवान से मन्नत मांगी थी। उसका नाम मंजुल भगत है और घर का नाम रानी है। ये भी प्रसिद्ध लेखिका है। शादी के बाद इन्होंने लिखना चालू किया। दूसरे नंबर पर लेखिका है। उनका घर का नाम उमा है और बाहर का मृदुला। लेखिका ने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया, इसलिए पति का नाम अपने नाम के साथ लगाया। तीसरी और लेखिका से छोटी बहन का घर का नाम चित्रा और बाहर का गौरी है। ये कोई लेखिका नहीं बनी क्योंकि इसका मानना था कि सबको पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। चौथी बहन का नाम रेणु है और 5वीं का अचला। इसके बाद लेखिका के एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। वो भी एक लेखक है। चौथी और 5वीं बहन का नाम एक एक ही रखा गया क्योंकि लेखिका के पिताजी से लोग कहते थे कि 5 बेटियों से मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख लिए हैं। लेखिका की चौथी बहन भी नहीं लिखती, पर अचला और राजीव दोनों ही लिखते हैं। लेखिका के घर में 4 लिखने वाले थे और सारा खानदान उनका लिखा हुआ पढ़ता था, पर लेखिका के ससुराल में लेखिका का लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ता था। इस बात का भी लेखिका को मलाल था। लेखिका अपनी चौथे नंबर वाली बहन रेणु के बारे में बताती है कि वह बस अड्डे से गाड़ी में बैठकर घर आने से इनकार कर देती थी, जबकि लेखिका के पिताजी बस अड्डे तक गाड़ी भेजते थे, लेकिन रेणु उसमें नहीं बैठती थी, पर अचला बैठ जाती थी। लेखिका के पिताजी जब रेणु को पसीने से भीगी हुई देखते तो काफी कुड़ते भुनते। एक बार रेणु ने बचपन में पत्र लिखकर जनरल थियामा से उनका चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल जवान आकर दे गया। इससे पड़ोस में रेणु का रुतबा बढ़ गया। बीए करने से भी रेणु ने इनकार कर दिया, पर पिताजी ने बड़ी मुश्किल से उससे बीए की परीक्षाएं दिलवाई। वह सच बोलने में अपनी माँ से भी आगे थी। कभी कभी लोग उसके सच को मजाक समझ लेते। तीसरे नंबर वाली बहन चित्रा के बारे में लेखिका बताते हुए कहती है कि उसे पढ़ने में कम और पढ़ाने में ज़्यादा रुचि थी, इसलिए उसके नंबर कम आते और जो विद्यार्थी उससे पढ़ते उनके ज़्यादा नंबर आते। जब उसकी शादी का वक्त आया तब उसने
किसी लड़के को एक ही नज़र में देखकर पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि वो उसी से शादी करेगी। जबकि लेखिका के माँ बाप को और उस लड़के तक को नहीं पता था कि उसे चित्रा ने पसंद कर लिया है। वो कहती थी कि वो जो सोच लेती है वो करके रहती है, तो उसकी शादी बिना किसी मुश्किल के उस लड़के से करा दी गई। सबसे छोटी बहन अचला के बारे में बताती हुई लेखिका कहती है कि अचला ने पहले अर्थशास्त्र किया और फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, पास हुई और फिर उसकी शादी कर दी गई। फिर 30 साल की उम्र के बाद उसने भी लिखना शुरू कर दिया। लेखिका कहती है कि किसी बहन ने अपनी शादी को तोड़ा नहीं, भले ही तलाक की कगार पर वे खड़ी हों, पर उसे तोड़ा नहीं, उसे निभाया। लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे से कस्बे में रही, जहाँ पर औरतें और पुरुष पिक्चर देखने जाते तो अलग अलग जगह पर बैठते, चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो। और लेखिका दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़कर वहां गई थी और नाटकों में भी अभिनय करने का उसे शौक था। तो लेखिका ने साल भर के भीतर ही उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। 4 साल तक लेखिका ने वहां नाटक किए और इन नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए पैसे भी जमा किए। फिर वहां से लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बगलकोट में पहुंच गई। तब तक लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने की उम्र तक पहुंच चुके थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से विनती की कि उनका मिशन वहां एक प्राइमरी स्कूल खोल दे, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी। फिर लेखिका ने खुद ही वहां पर अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोल दिया। उस स्कूल में लेखिका के बच्चे और कई अन्य अफसरों के बच्चे भी पढ़े और बाद में वही बच्चे अलग अलग शहरों के अलग अलग बड़े स्कूलों में पढ़े। ऐसे कई मौके आए जहां लेखिका ने लीक से हटकर अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर लेखिका कहती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, पर अपनी बहन रेणु का मुकाबला वो नहीं कर सकती। और एक और किस्सा रेणु के बारे में बताती हुई लेखिका कहती है कि एक बार उनकी बहन रेणु दिल्ली में खूब बारिश होने पर भी 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई थी। सबने समझाया था कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, पर उसने कहा कि आपको क्या पता। सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया था, पर वह नहीं मानी। 2 मील चलकर स्कूल गई तो स्कूल बंद था। चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया। फिर 2 मील चलकर घर आ गई तो सब बोले कि हमने तो पहले ही कहा था कि स्कूल बंद होगा। तो वह बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका सोचती है कि कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।